बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर इब्राहिम और आप मेरा यूट्यूब चैनल द अनदर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। हमने स्टॉक मार्केट की बेसिक्स के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम स्टॉक मार्केट की बेसिक्स, स्टॉक मार्केट वर्क किस तरह से करती है, एक कंपनी कितने फ़ायदे से गुजर कर स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट होती है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ उस कंपनी के हवाले से क्या हो सकती हैं। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लोगों के माइंड में किस किस्म के मिथ्स होते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, उसके अंदर इन्वेस्ट करने के हवाले से। उस मिथ्स को हमने एक एक करके, जो मिसकंसेप्शन थे उनको स्टडी किया और उसको काउंटर करने की कोशिश की। तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो थोड़े से एडवांस लेवल के ऊपर आज से जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने मेरी पहली दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप वो 2 लेक्चर ज़रूर देख लें, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इसको समझ सकें। क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे जाते जाएँगे वैसे-वैसे मोर कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती जाएगी, तो उसके लिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए आज का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं, जो बुनियादी तौर पर ये है, अब शुरुआत किस तरह से की जाए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। तो इसका मैं आज पार्ट 1 यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। तो टॉपिक है हमारा हाउ टू स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपने ब्रोकर के साथ अकाउंट कैसे ओपन करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रेडिंग पोर्टल है उस वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस उसकी बेसिक्स क्या हैं, और फिर मार्केट टर्म्स क्या हैं। यानी जब आप कोई पोर्टल खोलेंगे तो कुछ नंबर्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने आ रही होंगी, तो हम यहाँ पर उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने हैं इनके मतलब क्या-क्या हैं। और तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो पोर्टल है उसको स्टडी करके एक स्टडी बेस बनाई जाती है, जो बुनियाद बनती है आगे चलकर जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसके तहत आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अकाउंट ओपनिंग की एक ब्रोकर के साथ। तो ब्रोकर बुनियादी तौर पर स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट का ही एक मेंबर होता है। आप किसी सेकेंडरी मार्केट के अंदर, जो हमारे केस में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपने बेसिकली एक अकाउंट ओपन करवाना होता है स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर के साथ, जो यहाँ पर हमारा बेसिकली एक ब्रोकर होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने एक ब्रोकर सेलेक्ट करना है जो आपको बेहतर लगे। उसके बाद आपने इसका एक फॉर्म जो है वो फिल करना है और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं। इसके बाद आपको ब्रोकर जो है वेरीफाई फॉर्म्स वगैरह करने के बाद आपको अपने अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड दे देगा, जहां पर आप एप्लीकेशन के ऊपर, मोबाइल ऐप के ऊपर या उनके वेब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इस अकाउंट को बुनियादी तौर पर ब्रोकरेज अकाउंट भी कहा जाता है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप अपने अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करेंगे वाया स्टॉक ब्रोकर, क्योंकि आप सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर को अपने पैसे सबमिट करवाएंगे। वो ब्रोकर जो है उसको ट्रांसफ़र करेगा आपके ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर। अच्छा, जो ब्रोकरेज अकाउंट होता है वो जहाँ एक तरफ आपकी कैश वैल्यू, जो आपने कैश डिपॉजिट कराया उसको अपने पास रख रहा होता है, दूसरा जो आप शेयर्स परचेज करेंगे उसको डीमैट के तौर पर, यानी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी अपने पास रख रहा होगा। तो आप एट अ सेम टाइम ये देख सकते हैं कि आपके पास कैश वैल्यू कितनी है और आपके पास शेयर्स या स्टॉक्स कितने हैं जो आप परचेज कर चुके हैं। तो ये सारा काम जो है वो ब्रोकरेज अकाउंट में हो रहा होगा। अब बुनियादी तौर पर ब्रोकर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 3 ऐसे ब्रोकरेज अकाउंट्स हैं या ब्रोकरेज फर्म्स हैं या स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ (SCS), उसके बाद आरिफ हबीब ग्रुप और तीसरा ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज अकाउंट में ये 3 जो हैं वो टॉप के अकाउंट्स जो हैं तस्वुर किए जाते हैं। ये तीनों अकाउंट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट या इतने ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा वास्ट डाटा और रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप के लिए ये चीज़ तय करना आसान हो जाती है कि आपने कौन से स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, रिसर्च, कंपनीज़ की रिपोर्ट्स इन्होंने पहले से ही डाउनलोड करके एक ही जगह पे वन विंडो
अपनी वेबसाइट्स पे दी होती हैं या अपने ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर दिए होते हैं, तो एक इन्वेस्टर के लिए स्टॉक्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये 3 फेमस जो हैं वो ब्रोकरेज हाउसेज़ या स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाएँ, इनके साथ एंगेज करें, फॉर्म वगैरह फिल करें और आप जो है अपना विदिन 1 वीक और 2 अपना अकाउंट आसानी से ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड स्टेप के अंदर हम थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप किसी पोर्टल को या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो आपके सामने क्या-क्या चीज़ें आती हैं, कि कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने आएँगी, उसके साथ थोड़ी-सी फ़ैमिलियरिटी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आप देखेंगे वो आप देखेंगे इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, आपने टीवी प्रोग्राम्स में और कई तरह के सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर ये वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा। तो बेसिकली इंडेक्स जो है वो बताता है आपकी मार्केट की परफॉर्मेंस को, कि मार्केट कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म कर रही है। ठीक है? और इंडेक्स का जो बुनियादी ताल्लुक होता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से होता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मिसाल के तौर पर कोई इंडेक्स जो है वो 10 कंपनियों की परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट के अंदर बता रहा होगा, तो हर कंपनी की एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी और वो कैलकुलेशन कैसे होती है, कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसके टोटल 100 शेयर्स हैं, 100 में से 70 शेयर्स उसने फ्लोट किए हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी हासिल करने के लिए, यानी जब वो अपने शेयर्स फेंकेगा मार्केट के अंदर, लोग परचेज करेंगे तो उन शेयर्स के बाद उसे कैश आ रहा होगा। तो बेसिकली जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं जो उसने मार्केट के अंदर फेंके होते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो उस वक्त एक शेयर का रेट चल रहा होगा। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो इस चीज़ को कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर मिसाल के तौर पर आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 10 कंपनियां हैं लेट्स सपोज, तो हर कंपनी के उस दिन एक एक नंबर आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन का आ जाएगा। आप इन सबको जमा करेंगे और देखेंगे कि क्या कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अच्छा, अब नंबर ऑफ शेयर्स तो हो सकता है सेम रहे, मगर उनकी शेयर्स की सेल और परचेज की बुनियाद के ऊपर उसके रेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है? तो होगा ये कि किसी एक दिन जब कुछ कंपनियाँ अच्छा परफ़ॉर्म कर रही होंगी, कुछ बुरा, तो हो सकता है कि जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हों, वो इतना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर जाएँ, अपनी कैपिटलाइज़ेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा लें उस पर्टिकुलर डे, कि जब आप नेट करेंगे तो ओवरऑल इंडेक्स बढ़ेगा, पॉज़िटिव में आ जाएगा। आप कभी-कभार देखते हैं कि किसी दिन जो है इंडेक्स 8 पॉइंट से इम्प्रूव करता है, कभी इंडेक्स 230 पॉइंट से इम्प्रूव करता है, कभी नीचे आ जाता है। तो बेसिकली होता ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज जो हैं वो अनलिस्टेड होती हैं, वो कुछ कंपनियां बहुत अच्छा, कुछ कंपनियां बहुत बुरा, कुछ कंपनियां न्यूट्रल रहती हैं, कुछ कंपनियां मामूली सा अच्छा या मामूली सा बुरा। तो जब आप हर एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऐड करते हैं तो ओवरऑल एक इंडेक्स बनता है और वो ये बता रहा होता है कि ओवरऑल पूरी मार्केट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो बाज़ों का ऐसा होता है कि एक सेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देता है कि बाकी तमाम सेक्टर्स बुरा भी परफॉर्म कर रहे हो, तो इंडेक्स नंबर कुछ ना कुछ, बेशक थोड़ी ही अमाउंट में सही, लेकिन पॉजिटिव आ जाता है और आपका जो नंबर है वो ऊपर चला जाता है। तो बेसिकली इंडेक्स जो है वो आपकी मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन के एतबार से परफॉर्मेंस को बता रहा होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर आपका ट्रेंड अपवर्ड जाना शुरू हो जाए तो इसको बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, और अगर आपकी इंडेक्स नंबर नीचे गिरना शुरू हो जाए तो उसको बेरिश ट्रेंड बोलेंगे। बुलिश ट्रेंड में क्या होगा, ज़्यादातर कंपनीज आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रही होगी तो बुलिश होगा। लेकिन बेरिश में ज़्यादातर कंपनियां बुरा परफॉर्म कर रही होंगी, या एक सेक्टर बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म, इतना ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर देगा कि ओवरऑल मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो कम हो जाएगी, तो इंडेक्स नंबर कम आ जाएगा। इसको बेरिश ट्रेंड बोलेंगे। तो बुनियादी तौर पर 5 किस्म के इंडेक्सेस जो हैं वो फॉलो हो रहे होते हैं हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। सबसे पहला है KSE 100, यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज 100। इसमें तकरीबन 100 के करीब टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज की जो बेसिकली ये इंडेक्स बता रहा होता है। इसी तरह KSE 30 है जो 30 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज का इंडेक्स बता रहा होता है। इसी तरह KMI 30 जो कि पाकिस्तान का पहला मिज़ान बैंक के साथ इश्तराक के साथ इन्होंने 30
निफ्टी जो है वो 30 कंपनीज को जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरिया कंप्लाइंट है उनकी परफॉर्मेंस या उनके इंडेक्स को बता रहा होगा। इसी तरह दो और हैं, ऑल शेयर्स के एस ऑल शेयर्स के एस 30। तो टोटल 5 बेसिकली जो है वो इंडेक्सेस हमारे पास होते हैं जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस को बता रहे होंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि एक मार्केट की परफॉर्मेंस का चार्ट आपके सामने आए और एक एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस का चार्ट आपके सामने आए, तो इसको बेसिकली किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है, उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट परफॉर्मेंस चार्ट। अब इसमें देखें जिनका 5 का मैंने तस्करा किया, तो कल यानी कि जब क्लोज हुई होगी मार्केट तो सारे अपवर्ड ट्रेंड में थे। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं। जैसे के एस सी 100 इंडेक्स ये 39,258 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई, यानी जो पॉइंट्स हैं उसका कारोबार जो है वो ऑन एवरेज उस दिन हुआ। ठीक है, तो पिछले दिन के मुकाबले में कितने पॉइंट ज़्यादा हुए, 422.17। इसका मतलब ये है कि जितना कारोबार इस दिन से पिछले दिन हुआ था उसके मुकाबले में कल के दिन बहुत ज़्यादा कंपनीज ने अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से तकरीबन 422.17 का इम्प्रूवमेंट आया पिछले दिन के मुकाबले में। जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है कि वॉल्यूम जो है 361.49, यानी 361.49 मिलियन के शेयर्स जो है ना वो या खरीदे गए या बेचे गए। तो वॉल्यूम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ शेयर्स जिसका कारोबार हुआ। तो उस दिन हाई कितना गया, 39,270.46। लो कितना गया, 38,781.18। और उससे पिछले दिन क्लोजिंग जो हुई थी वो 38,836.27 पे हुई थी। तो कल के दिन क्या हुआ कि 422.17 का जंप आया और वैल्यू हमारी इस नंबर तक पहुंच गई और टोटल परसेंटेज ग्रोथ कितनी आई, 1.09%। इसका मतलब है कि पूरी मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड रहा। इसी तरह अगर आप बाकी इंडेक्सेस को देखें तो वो सारे बुलिश ट्रेंड में हैं और बहुत अच्छा इन्होंने मार्केट के तमाम इंडेक्सेस ने परफॉर्म किया था प्रीवियस डे, कल के दिन जब मार्केट क्लोज हुई है। अब हम आ जाते हैं शेयर परफॉर्मेंस। अब ये मेपल लीफ का शेयर है 32.45 पे क्लोज हुआ कल के दिन और उससे प्रीवियस डे के एतबार से 0.35 का रुपए पर शेयर का इम्प्रूवमेंट आया। टोटल इम्प्रूवमेंट बनी इन परसेंटेज टर्म्स 1.09%। अगर आप प्राइस डाटा की बात करें तो उस वो दिन ओपन होता है 32.2 रुपीज़ पर शेयर से और लास्ट डे यानी पिछले दिन जब क्लोजिंग हुई थी तो 32.1। अब बेसिकली यहाँ पर लास्ट डे क्लोजिंग जो है वो अगले दिन की ओपनिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि मार्केट स्टार्ट होने से पहले बहुत ज़्यादा शेयर्स की सेल परचेज की जो है वो बुकिंग हो जाती है। तो इस वजह से जब मार्केट एकदम से ओपन होती है तो नंबर वो नहीं रहता तो पिछले दिन क्लोजिंग पे था। पूरे दिन का लो आया 31.78 पे। पूरे दिन का हाई आया यानी किसी एक वक्त में जब हाई आया होगा वो 32.64 पे हाई गया होगा। इसी तरह पूरे साल का लोएस्ट कितना रहा, पूरे साल का हाईएस्ट कितना रहा, वो नंबर आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा लोअर लॉक और अपर लॉक क्या होता है। बेसिकली होता ये है कि कभी कभार एक स्टॉक एक ही दिन में इतना ज़्यादा गिरना शुरू हो जाता है कि स्टॉक मार्केट को उस शेयर को गिरने से या एक हद से ज़्यादा उसकी प्राइस इंक्रीज होने पर लॉक लगाना पड़ता है। तो यानी कि और ये तकरीबन जो है वो करंट वैल्यू का या मार्केट वैल्यू का +- 7 to 8% होता है। यानी ये जो अभी करंट वैल्यू चल रही है इसमें आप +- 7 या 8% कर दें तो एक नंबर आपका ये बनेगा और एक नंबर ये बनेगा। यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो एक ही दिन में 29.7 से नीचे नहीं आ सकती और एक ही दिन में 34.5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली अपर लॉक और लोअर लॉक लगता है किसी भी शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए या किसी भी शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा कम होने से रोकने के लिए ये लॉक लगाया जाता है। इसके अलावा बिड प्राइस क्या होती है, बिड प्राइस ये होती है कि जिस रेट के ऊपर आप बेसिकली उस बिड प्राइस बेसिकली परचेज प्राइस होती है कि इस रेट के ऊपर आप ख़रीदना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर। और ऑफर प्राइस ये है कि
किस रेट के ऊपर आप सेल करना चाहते हैं। तो अमूमन बिड प्राइस या ऑफर प्राइस वही होती है जो उस वक्त करंट मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस चल रही होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं वॉल्यूम डाटा के ऊपर। तो वॉल्यूम के ऊपर सबसे पहले तो आता है 16.94 एम मिलियन। इसका मतलब है कि उस दिन तकरीबन इस कंपनी के इतने शेयर्स की ख़रीद या फ़रोख्त हुई, ठीक है, और इतने शेयर्स का वॉल्यूम जो है वो बिड में लगाया गया, यानी कि उसको ऑफर में लगाया गया ख़रीदने के लिए। कैपिटलाइजेशन डाटा ये बताता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उस अपनी कंपनी की कितनी है, यानी जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने आउटस्टैंडिंग शेयर्स फ्लोट किए हुए। अब आप देखें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ रहे हैं 1.1 बिलियन, और फ्री फ्लोट कितने हैं 26.717। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो आपके पास मार्केट कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, इस कंपनी का। इसी तरह यही जो कैपिटल है वो ऐड हो रहा होता है इंडेक्स के अंदर, और फिर ये वैल्यू निकल रही होती है तमाम कंपनीज को। जब इंडेक्स मिलते हैं तो आपके पास ये नंबर बनता है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मार्केट परफॉर्मेंस के चार्ट में जो टर्मिनोलॉजीज आ रही होंगी उसमें, और शेयर परफॉर्मेंस के जो चार्ट में टर्मिनोलॉजीज आ रही होती हैं उसमें बेसिकली फ़र्क क्या है, और ये टर्मिनोलॉजीज हमें क्या बता रही होती हैं। अच्छा, अब हम बराह रास्त जो है अपने ट्रेडिंग पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं लाइव डाटा को। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर SCS यानी स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के वेब पोर्टल के ऊपर, ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर आ गए हैं डायरेक्टली। और वैसे तो ये ट्रेडिंग पोर्टल्स तमाम स्टॉक ब्रोकर्स जिनका मैंने तस्करा किया, बिलखसूस ज़फ़र सिक्योरिटीज़, आरिफ हबीब या स्टैंडर्ड कैपिटल, SCS, तीनों ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन और सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है वो स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़, SCS सिक्योरिटीज़ के पास अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है इन्वेस्टर को अपनी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में या स्टॉक्स को स्टडी करने में। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू जस्ट फेमिलैरिटी इंक्रीज़ करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ तो कुछ नंबर्स जो हैं आपके सामने आ रहे होंगे। KSE 100, KSE 30, KMI 30, इसका हम अपनी स्लाइड्स के अंदर तस्करा कर चुके हैं। यहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं जो एक्चुअली में अवेलेबल हैं या जितने अभी हासिल हुए हैं KSE 100 इंडेक्स को, या ये आया है कितना बुलिश ट्रेंड रहा है। ग्रीन में आएगा तो बुलिश होगा, रेड में आएगा तो बेरिश होगा। तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड है, कितने वॉल्यूम का कारोबार हुआ है, वॉल्यूम मींस नंबर ऑफ शेयर्स का कारोबार हुआ है। तो ये तीनों इंडेक्सेस यहाँ पर जो हैं वो आ रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर शेयर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर उनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हर एक सिंबल का, जैसे MLCF का मतलब मैपल लीफ है, तो यहाँ पर सिंबल्स की शक्ल में उन कंपनीज के नाम जो है वो आ रहे होंगे। तो ये डाटा दिया हुआ है टॉप वॉल्यूम लीडर्स, यानी ऐसे ऐसी कंपनीज या एजेंसीज जिन्होंने वॉल्यूम के अतबार से, यानी नंबर ऑफ शेयर्स के अतबार से सबसे ज़्यादा कारोबार किया, यानी इन कंपनीज के शेयर सबसे ज़्यादा बिके या ख़रीदे गए। यहाँ पर प्राइस चेंज के एतबार से गेनर्स का टॉप 10 या टॉप ऐसी कंपनी जिन्होंने सबसे अच्छा गेन किया वो यहाँ पर आ रही हैं। इधर यहाँ पर तमाम लूज़र्स, यानी जिन्होंने लूज़ किया। अब देखें यहाँ पर सारे पॉजिटिव चेंज आ रहा है, यानी अगर कोई क्या नाम है, प्राइस पहले कम था तो अभी इतने रुपए का उस दिन के अंदर इजाफा हुआ। तो टॉप गेनर्स जो है ना वो ये रहे हैं। टॉप लूजर्स यानी सबसे ज़्यादा लॉस उस पर्टिकुलर डे पे किस किस कंपनी को हुआ पर शेयर प्राइस के अतबार से, वो यहाँ पर आ रही है। तो ये करंट पर शेयर प्राइस आ रही है और यहाँ पर वो वैल्यूज़ आ रही हैं जितने का डेल्टा नेगेटिव के अंदर पिछले दिन के अतबार से आया। इसी तरह अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर कुछ और टर्मिनोलॉजीज या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज का जिक्र हो रहा है, जैसे HCRCA कन्वर्टेबल रुपी अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। इधर FIPI यानी फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के हवाले से यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो बेसिकली होता ही है कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ऐसी होती हैं जो शेयर्स के कंपैरेटिव आपको सर्टिफिकेट्स जारी कर रही होंगी, तो यहाँ पर उसका बेसिकली परफॉर्मेंस जो है ना यहाँ पर आ रही है। करेंसी रेट्स आपको मिले, कमोडिटी रेट्स, यानी कुछ लोग शेयर्स के बजाय कमोडिटीज़ के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, गोल्ड, सिल्वर वगैरह।
और ये वर्ल्ड मार्केट्स जो हैं परफॉर्मेंस वर्ल्ड मार्केट की यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो ये बेसिकली पहला पेज था स्टैंडर्ड कैपिटल का। तो मोटा मोटा मार्केट के एतबार से और थोड़ी सी समरी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम जाते हैं कि ओवरऑल अलग अलग कंपनीज ने किस तरह कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म किया। तो इधर हम मार्केट स्टैट्स में जाएंगे और डेली एक्टिविटी रिपोर्ट यहाँ से ओपन करेंगे। तो इधर हमारे पास डेली एक्टिविटी रिपोर्ट आ गई है। ये तमाम के तमाम इंडेक्स की समरी जो हम पीछे वाले पेज पे डिस्कस कर चुके हैं ये वो थी। अब यहाँ पर इंडिविजुअल कंपनीज की परफॉर्मेंस आ गई। यहाँ पर सेक्टर आ गया कि ये वाली जो पर्टिकुलर कंपनी है ये किस सेक्टर से बिलोंग कर रही है। यहाँ पर कंपनी का फुल नेम आ गया। जैसे मैंने बताया कि कंपनीज को इन कोड्स या सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये यहाँ पर फुल नेम आ गया। ये ओपनिंग आ गई, यानी जब वो ट्रेडिंग शुरू हुई तो उसकी ओपनिंग मार्केट वैल्यू कितनी थी, पूरे दिन की मैक्सिमम कितनी गई, पूरे दिन की लोएस्ट कितनी आई, मार्केट क्लोज जब हुई तो क्या बेसिकली रेट था उस कंपनी का, टोटल वॉल्यूम यानी पूरे दिन में कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे या बेचे गए, परसेंटेज बेसिकली चेंज कितना आया, सॉरी परसेंटेज नहीं है ये, चेंज इन रुपी टर्म्स पर शेयर कितना आया वो यहाँ पर आ रहा है। तो अगर मैं इस कंपनी की फर्दर डिटेल खोलूँ तो ये अल अब्बास शुगर मिल का पूरा यहाँ पर रिसर्च ट्रेंड्स उसकी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ पैरामीटर्स के अगेंस्ट वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इस कंपनी की ब्रीफिंग, इसका ओवरव्यू, कितने फंड होल्ड किए हुए हैं, हिस्टोरिक प्राइसेस, इसकी प्रोफाइल, इस कंपनी के हवाले से न्यूज़ेस, इसकी रिपोर्ट्स, जैसे यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट किया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट क्या है, पीएल एंड यानी प्रॉफिट एंड लॉस शीट जिसका मैंने पिछले दिन तस्करा किया था। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक कंपनी के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए जो चाहिए होगी वो यहाँ पर आपको मिल सकती है। जैसे कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो अभी ये कंपनी इतने रुपए पे खड़ी हुई है, 22.73 का इसको गेन मिला, टोटल परसेंटेज में 7.50 बनता है। इतने वॉल्यूम जो है उस पर्टिकुलर डे में उसकी सेल परचेज हुई, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी इतनी है, एवरेज वॉल्यूम यानी हर महीने का जो एवरेज है वो तकरीबन इतना उसका बनता है। ठीक है। डे की रेंज इतनी है, इस अमाउंट से लेकर इस अमाउंट के दरमियान में वेरी किया, मंथ की रेंज, 6 मंथ की रेंज, इसी तरह पूरे साल की रेंज, मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो रेंज के अतबार से यहाँ पर आ गया, जैसे हमने अपनी स्लाइड में भी डिस्कस किया था। परफॉर्मेंस कैसी रही, एक मंथ में इतना परसेंट इंप्रूव हुआ, 3 महीने में इतना, 6 महीने और पूरे साल में कितना इंप्रूव हुआ वो यहाँ पर आ गया। तो इसी तरह कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, फ्लोट कितने हुए हैं, फेस वैल्यू कितनी है, बीटा वैल्यू कितनी है, ये काफ़ी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो मैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर लेक्चर्स के अंदर मज़ीद गहराई में जाकर आपको इन टर्मिनोलॉजीज की डिटेल बताऊंगा। अभी सिर्फ फेमिलियरिटी जो है वो बढ़ाने यहाँ पर मकसूद है। तो इसी तरह ईपीएस जो मैंने आपको कल एक बताया था कि किसी भी कंपनी को जब आप पढ़ते हैं तो 3 तरीके का एनालिसिस कर रहे होते हैं। पहला आप कर रहे होते हैं उसकी फाइनेंशियल रेशोज़, दूसरा उसके फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तीसरा उसका टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स यहाँ पर हमें आ रही हैं ये बेसिकली फाइनेंशियल रेशोज़ के अतबार से एनालिसिस हमें बताया हुआ है। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ के कि क्या मतलब है, इनके नंबर ज़्यादा होने से क्या मतलब होता है, कम होने से क्या है, अगर ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात, इसके ऊपर हम एक अलहदा स्लाइड बनाएंगे, एक अलहदा लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम बड़ी डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल जो हम आगे आने वाली अपनी स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे लेक्चर्स के अंदर, वो ये सारी फाइनेंशियल रेशोज़ जो हैं आपके सामने आई हुई हैं, डिविडेंड रेशोज़ आपके सामने हैं, सेल्स रेशोज़, एंटरप्राइज वैल्यूज़, कैश रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, लिक्विडिटी रेशोज़। तो ये सारी रेशोज़ के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर, जो कि टेक्निकली हमें साउंड करेंगी जब हम सेलेक्ट करने जा रहे होंगे अपने शेयर्स को। तो बेसिकली एससीएस के साथ काम करने का ये फ़ायदा है कि आपको बड़ी गहराई में रिसर्च मिल जाती है। अगर थोड़ा सा बंदा इसके बैकग्राउंड का नॉलेज रखता है तो उसको अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी जो है वो आ जाएगी। तो बेसिकली अगर आप बात करें
फाइनेंशियल रेशोस एनालिसिस की, तो वो यहाँ पर इस शीट के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा एक फंडामेंटल यानी एनालिसिस करके 3 से 4 कंपनीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ कंपनियाँ यहाँ पर पहले से सिलेक्ट करके रखी हुई थी, तो अगर मैं इनके फंडामेंटल्स का कंपैरिजन करूं, फंडामेंटल के बारे में आपको याद होगा हमने ये कहा था कि फंडामेंटल बेसिकली बताता है कि उस कंपनी की अपनी इकॉनमी कैसी चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ डीजी खान सीमेंट का, फौजी सीमेंट का, मैपल लीफ सीमेंट का, और इसके फंडामेंटल्स देख रहा हूँ कि ट्रेड प्राइस क्या आ रही है, परसेंटेज चेंज किस किस कंपनी का कितना रहा है, टोटल वॉल्यूम कितने रहे हैं, इसके अलावा बीटा, फेस वैल्यू, फ्री फ्लोट शेयर्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन में फ़र्क कितना कितना है, आपस में कंपैरिजन करने के लिए। फंडामेंटल्स के अंदर अगर मैं आऊँ तो ये अर्निंग्स, इक्विटी रेशोज़, वही जो हमने पीछे पढ़ा है, अभी चीज़ें देखी हैं, उसी का कंपैरिजन किया हुआ है। तो आप एक सेक्टर में मुख्तलिफ कंपनीज़ को कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपको किस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, किस कंपनी के शेयर्स ख़रीदने हैं। तो यहाँ पर आपको बड़ी डिटेल के अंदर ये सारी परसेंटेजेस जो हम बाद में लेक्चर्स में अपने सीखेंगे, यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बताया था, डे ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक अगर चार्ट खोलूँ तो ये हमने अभी टेक्निकल एनालिसिस का एक चार्ट खोला है जो बेसिकली मुख्तलिफ ग्राफ की मदद से हमें ये बता रहा है कि ट्रेंड्स क्या रहे हैं। तो जैसा कि हमने अपनी पिछले लेक्चर में सीखा था कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बेसिकली उस पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, जो हमने पीछे कंपैरिजन किया। और अगर आपने डे ट्रेडिंग या इंट्रा डे ट्रेडिंग करनी है, एक ही दिन में ख़रीदना बेचना है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको ट्रेंड का पता है कि अभी 2 मिनट पहले इसकी शेयर की प्राइस इतनी थी और 6 मिनट बाद आप प्रिडिक्शन करेंगे कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे, तो जैसे ही ऊपर जाएंगे आप उसे बेच देंगे। बेसिकली आप ट्रेंड्स को देखते हुए, उस ग्राफ्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का बिहेवियर या कंपनी का बिहेवियर जो है वो एनालाइज करते हो, और उस एनालिसिस के बेस के ऊपर आप फैसला करते हो कि आपने शेयर को ख़रीदना है या बेचना है डे ट्रेडिंग के दौरान। तो बेसिकली इसको करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो कैंडल स्टिक मेथडोलॉजी है, जिसके बारे में जब हम अपने ने आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे किसी कंपनी का, तो उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ को देखकर प्रिडिक्शन की जाती है, और हिस्टोरिकल डाटा की बुनियाद के ऊपर ये एनालाइज किया जाता है कि ये शेयर अब आने वाली मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा या बुरा परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली ये चार्ट हमें हेल्प करता है बुनियादी तौर पर किसी भी कंपनी के हवाले से टेक्निकल एनालिसिस करने में। तो जो 3 एनालिसिस हमने पढ़े थे कि फंडामेंटल एनालिसिस जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी होता है, वो भी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा कंपनीज़ के हवाले से। जैसे कि हमने 3 कंपनी को कंपेयर किया। टेक्निकल एनालिसिस आपको मिल जाएगा जो लोग डे ट्रेडिंग या इंट्रा डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसी तरह मार्केट स्टैट्स के अंदर आपको फाइनेंशियल रेशोज़ मिल जाएंगे, जिसके मुताबिक आप जो है वो मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो आज के लेक्चर का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि थोड़ी सी मज़ीद जो है फेमिलियरिटी बढ़ाई जाए मार्केट की टर्मिनोलॉजी से, थोड़ा सा पोर्टल के साथ अपनी इंटरेक्शन को बढ़ाकर अंडरस्टैंड किया जाए कि जो आपके ट्रेडिंग पोर्टल्स होते हैं वो हमें किस किस किस्म की और कैसी कैसी इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में जो है वो हम सीखेंगे कि अब आपने पोर्टफोलियो मेकिंग बेसिकली कैसे करनी है। पोर्टफोलियो बेसिकली आपको ये बताएगा कि आप किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकेंगे, कैसे आपने किसी सेक्टर को और फिर उस सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज़ को सेलेक्ट करना है। तो मोटा मोटा हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जबकि नीचे लिंक के अंदर आप इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट के हवाले से क्या क्या मिथ्स हैं और उसके बस हकीकत क्या क्या है, वो आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।